इन्वेंट्री। इन्वेंट्री से आप क्या समझते हैं? वन बाय वन। इट्स ए सेकेंड नेम ऑफ स्टॉक. Okay, what do you understand by stock? Things which we have in surplus. No, there is a difference between things which we have in surplus and which we have with us. Surplus means फालतू है हमारे पास. आपका कहने का मतलब है वो चीज़ें जो हमारे पास हैं. Is that right? तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री है, उसके अंदर मशीनें भी हैं, लूज टूल्स भी हैं, रॉ मटेरियल भी है, फिनिश्ड गुड्स भी हैं और वर्क इन प्रोग्रेस भी है. वर्क इन प्रोग्रेस समझते हैं आप लोग? वर्क इन प्रोग्रेस समझते हैं क्या होता है? करंट लायबिलिटी. मैंने ये नहीं पूछा एसेट है लायबिलिटी, मैंने सिंपली आपसे ये पूछा क्या कि वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है. आप बताएं, थोड़ा और एक्सप्लेन कर दें. व्हाट दे आर? दैट इज रॉ मटेरियल. बट yes, intermediary good things could also be used for making finished goods. That's another point. But what you said is not, completely right. No, but this no is not a good answer. You should make an attempt, and I would like the weirdest kind of an attempt. No problems with me. Yes, what could be work in progress? Look, whenever some name is given to anything, some intention is behind that. For example, my parents have given me name Jagbhushan. They thought that this man will be Bhushan of the Jug, that is, he will be jewel of the world. Though could not be, but this was in their minds. So if we say to something it is work in progress, there should be something behind it. This is work in progress. Something is in progress means something which is being made, which is still not completed, जो अभी तक पूरी बनी नहीं है. समझ रहे हैं बात को ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लीजिए, अगर एक केमिकल प्रोसेस है, उसके अंदर हमने रॉ मटेरियल डाल दिया, उसके अंदर एक प्रोसेस हुई, दूसरी प्रोसेस हुई, तीसरी प्रोसेस, अभी वो फिनिश्ड स्टॉक नहीं बना है. तो जिस दिन हम मान लीजिए अपनी बैलेंस शीट बनाने का टाइम आया, मान लीजिए 31 मार्च है, और हम उसको वैल्यू करना चाह रहे हैं, वो भी कंप्लीट स्टॉक नहीं है, वो भी रॉ मटेरियल नहीं है, तो वो क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस. इज दैट राइट? सो नाउ यू नो एग्जैक्टली व्हाट इज मेंट बाय वर्क इन प्रोग्रेस. ठीक है, तो स्टॉक में क्या क्या चीजें आ गई, यानी इन्वेंट्री में क्या क्या चीजें आ गई? सबसे पहले रॉ मटेरियल्स, देन वर्क इन प्रोग्रेस, देन फिनिश्ड गुड्स एंड लूज टूल्स. लूज टूल समझते हैं? पेचकस, प्लास. अब कहने को तो आप लोगों को नॉर्मली लगेगा कि वो जैसे एसेट्स हैं, दे शुड बी काउंटेड एज फिक्स्ड एसेट्स, बट ऐसे है नहीं. लूज टूल्स, क्योंकि वो अब उनकी गिनती कहाँ तक रखे, जितनी गिनती करने में टाइम लग जाएगा, है ना? तो इवन दे आर ट्रीटेड एज इन्वेंट्री. सो नाउ यू आर वेरी क्लियर अबाउट व्हाट इज इन्वेंट्री. ओके, सो सब अब दूसरा सवाल यह है कि हम इन्वेंट्री पढ़ ही क्यों रहे हैं? व्हाट इज द नीड फॉर दैट? इन्वेंट्री हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्या इंपॉर्टेंस है इन्वेंट्री की? देखिए, सबसे पहले आपको एक बात बता दूं जो कॉमन स्टडीज के लिए आपके हमेशा काम आएगी. जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ने लगें, जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ने लगें, उसके बारे में सोचें, ये है क्या? नाम बताएगा, कुछ तो बताएगा, और जब आप उसके ऊपर वाकई सोचेंगे तो आपके पास इतनी ऑप्शंस आ जाएंगी, आपके पास इतनी ऑप्शंस आ जाएंगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे. और उसके बाद क्या होगा? जब एक्चुअल में आप पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कुछ चीजें ठीक निकली और कुछ गलत निकली, आपने जो सोचा था. अब जो तो आपकी ठीक निकल आई, आप यकीन मानिए बहुत खुश हो जाएंगे. जब आप खुश हो जाएंगे तो वैसे ही आपको याद रहेंगी. मोरओवर यू न्यू अबाउट दैट, यू कुड थिंक ऑफ दैट. दूसरी चीजें जो आपकी गलत निकलेंगी तो आप क्या करेंगे? ब्रेन हमारा कैसे काम करता है? ओह, मैंने तो ये सोचा था,
ये नहीं, ये तो ये है ना, वो चीज़ हमेशा हमें याद रहती है। फॉर एग्जाम्पल हम किसी बंदे को सोचते हैं, किसी का नाम सुन के कि वो ऐसा हुआ, एक बनती है ना इमेज, और वो बंदा एकदम डिफरेंट निकला है, हमें वो बात हमेशा याद रही है, सोचा था ऐसा था, वो निकला ऐसा। तो एक्सेप्शंस यू ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। तो हर चैप्टर के बारे में ऐसा सोचिए और आप कभी कभी हैरान होंगे, आपके पास बहुत सारे आइडियाज आएंगे। इज दैट राइट? सो उसकी बात भी कर लेंगे, 1 मिनट को। जब भी ऐसे क्वेश्चंस जब मैं फिनिश कर लूँ, आप अपने क्वेश्चंस पूछते जाइएगा। अभी मेरा सवाल यह है कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी इन्वेंट्री। हम इन्वेंट्री क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, क्यों समझना चाह रहे हैं? हाँ भाई, हाँ, यस दैट्स राइट। हम इन्वेंट्री में इस चैप्टर में यही स्टडी करेंगे कि भाई हमारे पास कितने अमाउंट की गुड्स हैं, कितने अमाउंट की इन्वेंट्री है। उसका मकसद प्रॉफिट, सेल, नो, अगर हमें फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस जाननी है और इवन जो प्रॉफिट जानना है, इवन अगर प्रॉफिट जानना है तो हमें इन्वेंट्री की वैल्यू जानना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास, आप यूं समझ लीजिएगा, आप बड़े 1 मिनट में बात समझ आ जाएगी। अगर हमारा, आपको याद होगा, ट्रेडिंग अकाउंट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है? इधर ओपनिंग स्टॉक लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज डेबिट साइड, और इधर क्लोजिंग स्टॉक। अब अगर इनकी वैल्यू हमें नहीं पता है तो क्या ट्रेडिंग अकाउंट में आप प्रॉफिट जान सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? नो वे। सो यू नीड टू नो द वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? दूसरी बात, अगर हमें वैल्यूएशन करनी है, अपनी बैलेंस शीट बनानी है, उस मकसद से भी तो हमारे को जरूरी है कि हमारे पास हमारी जो स्टॉक है, इन्वेंट्री है, उस सारे की वैल्यूएशन हमारे पास हो, तभी बैलेंस शीट प्रॉपर बनेगी। आपने विंडो ड्रेसिंग वर्ड सुना हुआ है? विंडो ड्रेसिंग, डू यू नो व्हाट इज विंडो ड्रेसिंग? विंडो, हाँ यस बेटा बोलो। बढ़ा चढ़ा के बताना, जैसे हमने अपने शेयर से नए इशू करने, तो कंपनी क्या शो करना चाहेगी? हम बहुत प्रॉफिटेबल हैं और हम बहुत हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बहुत अच्छी है, हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। अब उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? बहुत सारे काम हैं, मगर जो इन्वेंट्री से रिलेटेड है वो क्या कर सकते हैं? क्लोजिंग स्टॉक जो है उसकी वैल्यूएशन इस तरीके से करें कि उसकी वैल्यू बढ़ जाए। अब सोचिए ना, ये आपका अगर ट्रेडिंग अकाउंट है, अगर यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख होना चाहिए कायदे से, और आपने उसकी वैल्यूएशन का तरीका गड़बड़ करके उसको 1.5 लाख कर दिया, ये अगर क्रेडिट साइड आपकी 50,000 से बढ़ गई तो इधर आपका ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 से बढ़ जाएगा ना। इज दैट राइट? बेटा आपको बात समझ आई? मुझे डाउट है थोड़ा सा। श्योर ना? अगर 1 लाख होता, मान लीजिए टोटल साइड का टोटल पहले 5 लाख था और प्रॉफिट 1 लाख आ रहा था, अब ये अगर 5.5 इधर का टोटल हो जाएगा तो नेचुरली ग्रॉस प्रॉफिट 1.5 लाख हो जाएगा। इज दैट राइट? तो ये एक यहां पर उन्होंने प्रॉफिट ज्यादा दिखा दिया। सिमिलरली जब बैलेंस शीट बनाने लगेंगे उसमें भी तो वो 1.5 लाख का स्टॉक दिखाएंगे। सो व्हेन देयर एसेट्स इंक्रीज, दैट्स अ बेटर पोजीशन फॉर देम। ठीक है ना? तो ये इसलिए मतलब इसकी करेक्ट वैल्यूएशन होना जरूरी है, क्योंकि हमारा मकसद विंडो ड्रेसिंग करना नहीं होता, बल्कि अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, अपने जो स्टेटमेंट्स के यूजर्स हैं, उनको करेक्ट फिगर्स, ताकि वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें, वो देना है। और दूसरी बात, ये सब करना इलीगल भी है। और आप तो होने वाले भावी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आपको बता दूं, बहुत बारी आप लोग अखबारों में अगर पढ़ेंगे, ऑन एन एवरेज महीने में 1-2 न्यूज आ जाती हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जेल में जाते हैं। डरना नहीं, डरना नहीं, वो गलत काम करते हैं, वो गलत काम करते हैं। दे हेल्प अनस्क्रूपुलस पीपल डू रॉन्ग थिंग्स। बेईमान लोगों की बेईमानी में मदद करते हैं। अब भाई जब पैसे भी उससे बना लेते हैं फालतू, और जब फंसते हैं तो अंदर भी जाना पड़ता है। आपको सत्यम केस मालूम होगा? सत्यम केस अभी रिसेंट पास्ट में 2-3 साल पहले, रामालिंगा राजू, है ना? हाँ, सत्यम केस में सीए वगैरह ने मतलब जो उनका ऑडिट किया, उन्होंने रामालिंगा राजू जो उस कंपनी का मालिक थे उसमें बहुत गपलेबाजी कर रखी थी, बट वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने उसको लापरवाही करी या नजरअंदाज करा, और वो नहीं गलतियां पकड़ी, और उसकी वजह से वो जेल भी गए। और
कौन सी कंपनी थी सीए की? PwC कंपनी, मतलब बिग 4 कंपनी के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो जेल में गए। तो डरना नहीं, बस ये है कि गलत काम नहीं करने हैं, ठीक है। नाउ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अब देखिए, अगर आपके पास वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री करना है तो कौन कौन सी वैल्यू उसके अंदर आएगी? नो व्हाट आई सेड, आप वैल्यूएशन का मतलब नहीं समझे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें ये 5 मार्कर पड़े हैं, आपको मैं पूछता हूं 5 मार्कर की बैलेंस शीट में इसको लेना है, आप बताइए इसकी वैल्यूएशन क्या है, तो आप कैसे करेंगे वैल्यूएशन? हाँ जी, कॉस्ट से। देखिए, मैं आपसे फिर से सवाल एक बार पलटा के पूछ लेता हूं। ये हमें मार्केट में जब हमने खरीदा 20 रुपए का था, और हम मान लीजिए इसको बेचते भी हैं और 25 में बेचते हैं, और ये 5 है, तो आप बताएं कि आप कौन सी वैल्यूएशन लेंगे, 20 × 5 और 25 × 5? नो, आपने पढ़ के भूल गए लगते हैं। कॉस्ट और मार्केट प्राइस whichever is less, rather net realizable value, market price और cost price whichever is less। आप net realizable value का मतलब समझते हैं? net realizable value का मतलब होता है, मान लीजिए ये मार्केट में 25 रुपए का बिक सकता है, ठीक है, मगर इसको बेचने के लिए हमें जो कमीशन देनी पड़ेगी वो 2 रुपए है, तो इसकी net realizable value क्या है? 23 रुपए। नहीं नहीं, मैंने आपको नेट रियलाइजेबल वैल्यू बताना चाहा कि वर्ड का मतलब क्या होता है। कोई भी चीज मान लीजिए मार्केट में अगर 10 रुपए की बिक सकती है, 1 रुपए आपको कमीशन देनी पड़ती है, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है? 9 रुपए। ये कहना चाह रहा हूं कि आपको जो सेलिंग एक्सपेंस है वो भी डिडक्ट करने होते हैं। इज दैट राइट? क्लियर? सो मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस विच एवर इज लेस। अब नॉर्मली कौन सा लेस होता है? कॉस्ट प्राइस। मोस्टली कॉस्ट प्राइस लेस होता है, मगर कभी कभी मार्केट प्राइस भी लेस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने 20 रुपए का खरीदा था, और जब कोई कारण ऐसे बन गए, मार्केट में चीज की वैल्यू कम हो गई, तो ये 18 में बिक सकता है, तब हम कौन सा लेंगे? 18 रुपए, विच इज इट्स एक्चुअली सेलिंग प्राइस। और 18 में भी अगर हमें 1 रुपया कमीशन देनी पड़ती है तो 17 रुपए, दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इज दैट क्लियर? तो एक तो सबसे पहले वैल्यूएशन करते हुए क्या चीज आएगी? कॉस्ट ऑफ इट, कॉस्ट ऑफ वटएवर, वेदर इट्स रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और वटएवर। और दूसरे और कौन से खर्चे? देखिए, जब आप इसको कहीं से खरीद के लाए होंगे तो आपको इसका किराया भाड़ा देना पड़ा होगा, फ्रेट देना होगा, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस देने होंगे, और क्वाइट पॉसिबल कोई टैक्सेस भी लगे हों आपको, वो भी ऐड हो जाएंगे इसके अंदर। इज दिस पॉइंट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? कि अगर मान लीजिए आपने वहां से 20 रुपए का खरीदा, उन्होंने इसके ऊपर मान लीजिए सेल्स टैक्स लगा दिया, कितने का हो गया? 22 रुपए का, ठीक है। आपको 1 रुपए इसका किराया भाड़ा पड़ गया, 23 रुपए। मान लीजिए 50 पैसे आपको इसकी इंश्योरेंस पड़ गए, कितने हो गए? 23 रुपए 50 पैसे, ठीक है। अब अगर आपका सेल्स टैक्स आगे रिकवरेबल है गवर्नमेंट से, अगर तो गवर्नमेंट से रिकवरेबल है तब तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, अगर गवर्नमेंट से आगे रिकवरेबल नहीं है तो इसमें इंक्लूड होगा। भाई अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसे होता है, आपको अभी आगे जाके पढ़ेंगे आप, कई बार ऐसे जो हम आपने वैट वगैरह पढ़ा होगा, इट्स रिकवरेबल, सैनवेट वगैरह होता है, दैट इज रिकवरेबल, तो उसको नहीं लेते हैं, ठीक है। और जो टैक्सेस रिकवरेबल नहीं होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। दिस इज द वे थिंग्स आर वैल्यूड।